अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले मसल का स्ट्रक्चर जानना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मसल की स्ट्रक्चर को नहीं जानते तो उस वक्त आप मसल कंट्रैक्शन को आप नहीं समझ सकते। यहाँ पर शक्ल में एक मसल सेल दिया गया है। एक मसल सेल सैकड़ों सिलेंडर नुमा मायोफिब्रिल पर मुश्तमिल होता है और ये हर मायोफिब्रिल जो होता है वो फिर सैकड़ों सर्कोमेयर पर मुश्तमिल होता है और ये जो सर्कोमेयर होते हैं ये मसल सेल के फंक्शन यूनिट हैं। यानी सारा जो अमल होता है कंट्रैक्शन का या रिलैक्सेशन का अमल जो होता है वो इसी सर्कोमेयर के अंदर होता है। तो यहाँ पर इस शक्ल में ये सर्कोमेयर दिखाए गए हैं और इस सर्कोमेयर के अंदर फिर ये एक्टिन और मायोसिन ये जो दो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन हैं वो भी दिखाए गए हैं और इन मायोसिन और एक्टिन को फिर बड़ा करके यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो कंट्रैक्शन का अमल उस वक्त शुरू होता है जब कैल्शियम आयन ये एफ एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएं। जब कैल्शियम आयन बाइंड हो जाते हैं तो फिर ये कंट्रैक्शन का अमल शुरू हो जाता है। अब ये कैल्शियम आयन ये मसल सेल में कहाँ पर होते हैं और ये किस वक्त एफ एक्टिन पर आते हैं और ये वो कौन सा मैसेज है जिसके ज़रिए वो अपनी जगह को छोड़कर यहाँ पर ये एक्टिन के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस शक्ल में एक मोटर न्यूरॉन दिया गया है और मोटर न्यूरॉन में यहाँ पर एक नर्व इम्पल्स दिखाया गया है। तो सबसे पहले नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज फ्रॉम ब्रेन और नर्व सिस्टम। यानी नर्व इम्पल्स जो होता है ये नर्व सिस्टम से या ब्रेन से सीएनएस से एक इलेक्ट्रो या केमिकल मैसेज होता है। नर्व इम्पल्स जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या सिग्नल और दूसरा जो होता है वो केमिकल इम्पल्स या सिग्नल कहलाता है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं और जो केमिकल इम्पल्स होते हैं इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और इसके बाद फिर हम आते हैं थोड़ा
साइनेप्स की तरफ आते हैं कि ये साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स हमेशा जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब मैसेज जाता है, तो ये दोनों न्यूरॉन जो होते हैं, एक का एक्सोन और दूसरे का डेंड्राइट, ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। अब ये दोनों न्यूरॉन एक दूसरे के करीब आ गए हैं। करीब आते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं, लेकिन आपस में ये कनेक्ट नहीं होते, कनेक्ट नहीं होते। तो जब ये एक दूसरे के करीब आकर जंक्शन बना लेते हैं लेकिन कनेक्ट ना हो, तो फिर इस तरह इसका जो आपस में जंक्शन बनाना है, इसको वो साइनेप कहते हैं। अब साइनेप जो होता है, साइनेप मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बना सकता है। एक न्यूरॉन जो होता है एक मसल सेल के साथ बना सकता है। एक न्यूरॉन जो होता है वो ग्लैंड्स के मसल सेल के साथ भी ये साइनेप बना सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो साइनेप है, ये एक न्यूरॉन और एक मसल सेल के दरमियान यहाँ पर ये एक साइनेप बना है। ये आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन आपस में इसने जंक्शन बनाया है, करीब करीब आ गए हैं, और इसके दरमियान थोड़ी सी खाली जगह भी है, यानी गैप है दोनों के दरमियान, बिल्कुल ये टच नहीं होते। चूंकि ये जो साइनेप है, ये एक न्यूरॉन और एक मसल सेल के दरमियान है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है न्यूरो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यानी जो साइनेप एक न्यूरॉन और मसल सेल के दरमियान जो साइनेप बनता है, इसको न्यूरो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, यहाँ पर जो जगह होता है दोनों के दरमियान, इस जगह को साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। ऊपर वाला जो न्यूरॉन होता है, इसके सेल को यहाँ सारे इसके यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो नीचे मसल सेल होता है, इसके मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होता है, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, और इन जो सब्ज रंग से दिखाए गए हैं, इन रिसेप्टर को एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कहते हैं। क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ से एसिटाइल कोलिन आते हैं, इसको रिसेप्ट करते हैं, इसलिए इसको एसिटाइल रिसेप्टर कोलिन कहते हैं। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या किसी दूसरे नर्वस सिस्टम से जब कोई नर्व इम्पल्स, जब कोई मैसेज आता है, तो ये न्यूरॉन के जरिए आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर ये एक इम्पल्स है या एक सिग्नल आ रहा है, और ये प्लस और नेगेटिव जो है, ये जाहिर कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, यानी ये एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल है। तो जैसा ही ये नर्व इम्पल्स नीचे आता है,
तब जब जहाँ पर नीचे पहुंच जाता है, आखिरी जो टर्मिनल पॉइंट होता है मोटर न्यूरॉन का, तो यहाँ पर चैनल होते हैं और वो चैनल खुल जाते हैं, इसको कैल्शियम चैनल कहते हैं। तो ये एक चैनल खुल जाते हैं और बाहर कैल्शियम आयन अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जब कैल्शियम आयन अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर न्यूरॉन सेल के अंदर यहाँ पर ये वेसिकल्स होते हैं, ये गोल दायरे जो हैं ये वेसिकल कहलाते हैं। और इन वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर या होते हैं, चूंकि न्यूरोट्रांसमीटर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका नाम एसिटाइल कोलिन है, इसका नाम एसिटाइल कोलिन है। जैसे ही ये कैल्शियम आयन अंदर आ जाते हैं तो ये कैल्शियम आयन इस वेसिकल को यहाँ से उठाकर ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है इसके करीब लाते हैं और यहाँ पर इसको तोड़ डालते हैं, इस तेलियों को। तो ये तेलियां यहाँ पर पट जाती है, लेकिन ये साइनेप्स की तरफ ये पटती हैं। तो साइनेप की तरफ ये जब पट जाती हैं तो इसके अंदर जो एसिटाइल कोलिन होता है वो इससे बाहर खारिज हो जाता है और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, इस जगह में ये आ जाते हैं। और इस जगह में आने के बाद ये यहाँ पर जो हम पहले हमने बताया कि यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं और ये जो रिसेप्टर हैं इन रिसेप्टर को एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कहते हैं। ये इन एसिटाइल कोलिन को हासिल कर लेते हैं। देखें, एक इस बात की वजाहत हो जाए कि ये न्यूरॉन सेल में यहाँ पर जो इम्पल्स आता है ये एक्शन पोटेंशियल होता है, यानी ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में आता है। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंच जाता है तो चूंकि यहाँ पर दोनों के दरमियान कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ जंक्शन है लेकिन कनेक्शन नहीं होता। इस कनेक्शन की वजह से ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये मसल सेल तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यही एक्शन पोटेंशियल केमिकल इम्पल्स में तब्दील हो जाता है। तो ये केमिकल इम्पल्स यहाँ पर जो ट्रांसमीटर है न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसको हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं, ये एसिटाइल कोलिन इधर आ जाते हैं, फिर ये इस रिसेप्टर के पास आ जाते हैं। अब इसके बाद यही जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट होता है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट से जब ये क्रॉस होते हैं तो ये फिर दोबारा एक्शन पोटेंशियल में तब्दील हो जाते हैं। तो अब एक्शन पोटेंशियल में ये किस तरह तब्दील होते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो मसल सेल जो होता है ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब होता है कि इसका जो सर्कुलेमा होता है वो पोलराइज्ड होता है। जो पोलराइज्ड होता है वो इनएक्टिव होता है। ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव जब तक पॉजिटिव आयन बाहर हो, ये सोडियम पॉजिटिव आयन है ये बाहर है और नेगेटिव आयन जो है ये अंदर है। नेगेटिव आयन एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन की वजह से नेगेटिव आयन अंदर होते हैं। तो जब पॉजिटिव आयन बाहर हो और नेगेटिव आयन अंदर हो तो ये इनएक्टिव होता है। अच्छा, अब ये एसिटाइल कोलिन जो होती है इसकी मदद से यहाँ पर जो चैनल होते हैं
वो चैनल फिर खुल जाते हैं, और जैसे ही चैनल खुलते हैं तो ये सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अंदर के हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऊपर वाले पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरह ये जो सर्कोलेमा होता है या मसल सेल का मसल सेल जो होता है वो डीपोलराइज्ड हो जाता है। पहले पोलराइज्ड था, क्योंकि पॉजिटिव बाहर नेगेटिव अंदर। अब नेगेटिव बाहर और पॉजिटिव अंदर आ गए, तो अब ये फिर पोलराइज्ड हो गया। और इस पोलराइज जब ये बन जाता है तो इसका मतलब है कि वो केमिकल इम्पल्स जो था वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में तब्दील हो गया। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये जो टी ट्यूब्यूल्स हैं, ये टी ट्यूब्यूल है, ये टी ट्यूब्यूल है, ये टी ट्यूब्यूल है, इसके जरिए ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ये मैसेज पहुंच जाता है। जब ये मैसेज यहाँ पर पहुंचता है तो ये मैसेज इस कैल्शियम के लिए होता है कि आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ये इसमें मैसेज होता है कि आप कैल्शियम आयन को रिलीज करें। तो फौरन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को रिलीज करना वो शुरू कर देते हैं। जब कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं तो ये कैल्शियम आयन जो यहाँ पर देखिए ये मायोसिन है, और ये इसके साथ एक्टिन है, यानी थिक और टिन प्रोटीन है। तो ये टिन प्रोटीन का जो ट्रोपोनिन होता है, इसकी तरफ ये कैल्शियम आयन वहाँ पर चले जाते हैं। जैसे कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन पर पहुँचते हैं तो इस सेल के अंदर इसके सार्कोप्लाज्म में जो एटीपी होता है, तो एटीपी जो होता है वो मायोसिन की हेड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो ये मायोसिन की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एफ एक्टिन का एक फिलामेंट और एक मायोसिन का मेरो मायोसिन यानी एक मोनोमर, इसको हमने यहाँ पर दिखाया है। तो देखिए जब कैल्शियम आयन यहाँ पर आ जाते हैं तो ये एक नीले रंग के जो दायरे हैं ये फिलामेंटस एक्टिन है, और ये इसके ऊपर जो सुर्ख पट्टी है ये ट्रोपोमाइसिन है, और ये जो तीन गोल दायरे हैं ये ट्रोपोनिन के वो 3 यूनिट्स हैं। अब ये 3 यूनिट्स इसमें से ये जो होता है इसके साथ जो टीपी सी होता है, टीपी सी, ये टीपी आई है और ये टीपी एम है। तो ये टीपी सी के साथ कैल्शियम बाइंड हो जाता है। जैसा कैल्शियम इसके साथ बाइंड होता है तो यहाँ पर जो ट्रोपोसिन का तीसरा यूनिट होता है जिसको टीपीआई कहते हैं, ट्रोपोसिन इनहिबिटर, ये यहाँ से हट जाता है। ये ट्रोपोसिन से अलग हो जाता है, यानी पहले ये यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ जाता है। और जैसा ये हटता है इनहिबिटर, तो ये जो ट्रोपोसिन होता है ये एक्टिन के वो बाइंडिंग साइड जो होता है इससे ये हट जाता है, यानी पहले इसके ऊपर था, अब देखें ये इससे ऊपर चला गया है, और एक्टिन के जो बाइंडिंग साइड होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो एक्सपो अच्छा, ये तो कैल्शियम की वजह से यहाँ पर ये चेंजेस आ जाती हैं। अब एटीपी जो है वो यहाँ पर जो मायोसिन का जो हेड होता है इस हेड के साथ ये बाइंड हो जाते हैं। जैसे एटीपी इसके साथ बाइंड होते हैं तो यहाँ पर एक एंजाइम है एटीपेज। एटीपेज की वजह से इस एटीपी की हाइड्रोलाइजेशन हो जाती है, यानी ये एडीपी आईपी और एनर्जी में ये तब्दील हो जाता है ये एटीपी। तो
अब ये एटीपी तकसीम हो गया एडीपी में, आईपी में और एनर्जी में। अब जब आईपी जो है, जब ये आईपी यहाँ पर इस हेड से अलग होता है, आईपी, ये आईपी जब इस हेड से अलग होता है, यानी ये आईपी जब ये रिलीज करता है, तो फिर ये जो माइसिन का जो हेड होता है वो फौरन इस एक्टिन के बाइंडिंग साइट के साथ ये बाइंड हो जाता है, ये इसके साथ फौरन ये पहले अलग था, अब ये इसके साथ चिपक जाता है, टच हो जाता है। अब आईपी तो निकल गया और मायोसिन इसके साथ बाइंड हो गया। अब दोबारा जब एडीपी रिलीज होता है तो फिर ये जो मायोसिन का जो हेड है ये पहले तो इस तरह टच हो जाता है, और जब ये एडीपी रिलीज होता है तो ये इसको ये पावर स्ट्रोक यहाँ पर लगता है, पावर स्ट्रोक, यानी वो एक्टिन को वो आगे की तरफ क्या करता है, स्लाइड करता है, धक्का देता है, जिससे ये एक्टिन स्लाइड हो जाता है। और यही वजह है कि इसका कंट्रैक्शन के मुतालिक जो थ्योरी है इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, या स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी इसको कहते हैं। तो ये मतलब है कि पावर स्ट्रोक की वजह से। अच्छा, जब ये आईपी रिलीज हो गया, एडीपी रिलीज हो गया, आईपी के रिलीज होने के साथ ये ऊपर जुड़ जाता है इसका एक्टिन के बाइंडिंग साइट के साथ, और एडीपी जब रिलीज होता है तो ये धक्का देता है एक्टिन को, और जब ये आईपी निकल गया, एडीपी वो निकल गया, तो अब क्या होता है, कैल्शियम सॉरी दोबारा एटीपी क्या हो जाती है, आ जाती है, और इस मायोसिन के साथ फिर क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। जैसा ही एटीपी दोबारा बाइंड होती है तो फिर ये मायोसिन का जो हेड होता है ये इस एफ एक्टिन के बाइंडिंग साइड से अलग हो जाता है, और इसके अलग होने से ये जो ट्रोपोमाइसिन था, ट्रोपोमाइसिन, ये ट्रोपोमाइसिन फिर अपनी जगह पर आ जाता है, और ये एक्टिन के जो एक्सपोज हिस्सा था वो दोबारा इसको कवर कर लेता है, यानी जो बाइंडिंग साइड था इसका वो फिर कवर हो जाता है। अब जब ये एटीपी तो आ गया, बाइंड हो गया, अब एटीपी फिर अगर हाइड्रोलाइसिस हो जाए एटीपेस की मदद से, और दोबारा इससे आईपी और एडीपी में ये तब्दील हो जाए, तो फिर ये दोबारा ये अमल फिर इसी तरह दोबारा होता है। यानी फिर जब ये अगर एडीपी और आईपी और एनर्जी में, तो पहले आईपी फिर निकलता है, जब आईपी निकलता है तो फिर ये ऊपर चला जाता, टच हो जाता है, और जब एडीपी निकलता है तो फिर ये इस तरह पावर स्ट्रोक लगाता है, यानी वो पावर स्ट्रोक लगाने से वो जो एफ एक्टिन था, फिलामेंटस एक्टिन, वो स्लाइड हो जाता है आगे की तरफ। तो ये अमल इसी तरह बैक वक्त जारी रहता है। तो ये तो हमने सिर्फ एक हेड के मुतालिक ये बयान किया। तो यहाँ पर तो तकरीबन एक सर्कोमेयर में बहुत से मायोसिन होते हैं और बहुत से एक्टिन होते हैं। इस तरह तो एक सर्कोमियर है, तो यहाँ पर तो सैकड़ों सर्कोमियर होते हैं, और सारे सर्कोमियर में ये जो पावर स्ट्रोक होता है ये एक यूनिट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर एक सर्कोमियर दिखाया गया है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये भी एक्टिन है, और ये मायोसिन है, और ये मायोसिन के क्या हैं, हेड हैं। ये तकरीबन ये हेड दरमियान में
नहीं होते, बिल्कुल वश में ये नहीं होते। एक तरफ होते हैं, इस तरफ हेड जो होते हैं, वो इस तरफ एक्टिन को धक्का देते हैं, स्लाइड करते हैं, और इस तरफ वाले जो होते हैं, ये इसको इस तरफ धक्का देते हैं। तो इस तरह ये एक्टिन जो होते हैं, इस तरफ इसको धक्का मिलता है, इस तरफ वाले एक्टिन को इस तरफ से धक्का मिलता है। तो फिर इस तरह दोनों एक्टिन जो होते हैं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं। तो देखिए ये रिलैक्स्ड मसल है, ये रिलैक्स मसल का एक sarcomere है जब ये रिलैक्स्ड है, और जब ये इस कंट्रैक्ट हो जाता है, तो कंट्रैक्ट होने की वजह से देखिए ये एक्टिन जो होते हैं, ये करीब आ जाते हैं। ये करीब आ गए हैं, ये करीब आ गए हैं, ये करीब। मायोसिन जो होते हैं वो अपनी ही जगह पर होते हैं, और इसकी लंबाई में या न इजाफा होता है न कमी। इसी तरह एक्टिन की जो लंबाई है, या इसमें भी न इजाफा होता है और न कमी। बस सिर्फ ये होता है कि ये एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो दो एक्टिन के दरमियान जो जगह है, जिसको हम एच जोन कहते हैं, एच जोन, तो यहाँ पर ये एच जोन इतना है, ये है। और जब ये कंट्रैक्ट हो गया है, तो अब ये एच जोन दे के इतना हो गया है, गोया कि एच जोन कम हो जाता है। इस तरह एक आई बैंड है, आई बैंड ये यहाँ से यहाँ तक है। अगर हम इसको निसफ करें तो निसफ इतना बनता है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आ जाए तो इसको अगर निसफ करें, अगर आई बैंड, तो हाफ आई बैंड जो होता है वो इतना रह जाता है। यानी हाई बैंड इसमें कमी आती है, वो शॉर्टन हो जाता है, और इस तरह जो एच जोन होता है वो भी कम हो जाता है। न एक्टिन की लंबाई में कमी आती है, न मायोसिन की लंबाई में कमी आती है, न ए बैंड जो होता है, ए बैंड जितना है, इसमें भी ए बैंड कांस्टेंट ये इतना ही होगा, क्योंकि मायोसिन की लंबाई में कमी नहीं आती। तो इस तरह ये जो एक यहाँ पर मैंने बताया कि एक मसल सेल के अंदर तकरीबन 100 से लेकर 1500 तक ये सिलेंडर नुमा मायोफिब्रिल होते हैं, और एक मायोफिब्रिल जो होता है, इसके अंदर फिर 100 से लेकर 1500 तक ये सार्कोमेयर होते हैं। तो इस तरह एक मायोफिब्रिल के अंदर 1500 तक सार्कोमियर होते हैं, और एक मसल सेल के अंदर 1500 तक मायोफिब्रिल होते हैं। तो 1500 को 1500 से अगर हम ज़रब दे दें, तो ये तकरीबन जो हो जाता है, ये 2.25 मिलियन सार्कोमेयर एक मसल सेल के अंदर होते हैं। यानी एक मसल सेल जो होता है वो तकरीबन ये मसल की लंबाई पर इन्हिसार करता है, लेकिन ये तकरीबन एक मसल सेल जो होता है, ये एक मसल सेल है। इस मसल सेल के अंदर तकरीबन 2.25 मिलियन सार्कोमेयर होते हैं। तो इस तरह सेल कंट्रैक्ट हो जाता है, और सेल जब कंट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर दोबारा सेल क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो अच्छा, एक बात और है कि ये सेल जब यहाँ पर जो कंट्रैक्शन का अमल होता है, ये उस वक्त शुरू होता है क्योंकि कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन का होना ज़रूरी है। जब तक कैल्शियम आयन ट्रोपोसिन के साथ बाइंड ना हो, तो इन्हिबिटर नहीं हटेगा। जब वो नहीं हटेगा, तो एटीपी यहाँ पर बाइंड नहीं होगा, तो ये सारा अमल नहीं होगा। तो ये जो कैल्शियम आयन है, वो इसका स्टार्टिंग के लिए
ये कैल्शियम आयन जो होते हैं ये 1 से लेकर 40 माइक्रोमोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का होना जरूरी है। यानी ये कैल्शियम आयन जो है ये 1 से लेकर 40 माइक्रोमोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका इर्तिकाज होना, इसकी मोलरिटी होनी ये जरूरी है। और जब ये स्टॉप होगा, अगर ये कैल्शियम आयन 1 माइक्रोमोल पर क्यूबिक डेसीमीटर से कम हो, लेस हो, ये कैल्शियम आयन लेस देन 1 माइक्रोमोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो फिर ये स्टॉप होगा, तो फिर ये कंट्रैक्शन का अमल नहीं होगा। यानी कंट्रैक्शन के अमल के लिए एक माइक्रोमोल पर क्यूबिक डेसीमीटर से ज्यादा कैल्शियम आयन का होना जरूरी है। और अगर ये 1 से कम हो जाए, 1 माइक्रोमोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर से अगर इसका इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए तो फिर ये कंट्रैक्शन का अमल रुक जाता है। अब ये तो देखे, पहले इतना था सर्कुमेयर, अब ये इतना हो कंट्रैक्ट हो गया है। तो कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन का अमल होता है, और रिलैक्सेशन के अमल के लिए सबसे पहले जो होता है ये यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स होता है ये बंद हो जाते हैं। जब नर्व इम्पल्स बंद हो जाते हैं, और नर्व इम्पल्स तो बंद हो गए, लेकिन यहाँ पर फिर ये कैल्शियम आयन अंदर होना, जब इम्पल्स अंदर नहीं, नीचे नहीं आता, तो कैल्शियम आयन भी अंदर नहीं आएंगे, ये चैनल बंद हो जाते हैं। जब ये बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन जो थे वो भी इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट में ये नहीं आएंगे। लेकिन जो पहले से यहाँ पर मौजूद है इसका क्या होगा? बाकी तो नहीं आएंगे, वो तो स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले से जो एसिटाइल कोलिन मौजूद थे, वो एक एंजाइम है जिसको एसिटिलीन एस्ट्रेज, एसिटिलीन कोलिन एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, एसिटाइल, ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये कहते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये एक एंजाइम है। वो इस ये एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन का जो मॉलिक्यूल होता है इसको तोड़ डालता है, इसको तोड़ता है, और तोड़ने पर ये एसिटिक एसिड और कोलिन में तब्दील हो जाता है, जिसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, हो जाता है, और उसका वो जो पहले वाला फंक्शन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये फिर इसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पर फिर ये एसिटाइल कोलिन में फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से फिर इसमें तब्दील होते हैं। यहाँ पर कैल्शियम आयन का, चूंकि जब यहाँ पर मैसेज आना एसिटाइल कोलिन बंद हो गए, तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा। जब एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम कैल्शियम आयन को रिलीज नहीं करेगा, ये कैल्शियम आयन बंद हो जाते हैं। लेकिन जो पहले से रिलीज है और सार्कोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद है, वो कैल्शियम आयन किधर जाएंगे? तो इसके लिए एक और प्रोटीन है जिसको काल्सीक्वेस्ट्रिन, काल्सीक्वेस्ट्रिन प्रोटीन है। इस प्रोटीन की मदद से ये कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में धकेल दिए जाते हैं। तो फिर ये कैल्शियम यहाँ से जब नीचे एक्टिन तक ये नहीं पहुंचते, यानी ये फिर एक्टिन तक, ये ट्रोपोसिन तक ये कैल्शियम नहीं पहुंचते। असल में ये तो इधर है, हमने तो वहां पर बड़ा करके दिखाया है, तो इस तक ये नहीं पहुंचते। जब कैल्शियम नहीं पहुंचते तो फिर ये ट्रोपोमाइसिन जो होता है ये दोबारा वो कवर कर लेता है एफ एक्टिन के जो बाइंडिंग साइट होते हैं, इसको वो कवर
कर लेता है। और इस तरह इस अमल के लिए एटीपी का होना भी क्या है, जरूरी है। जब तक एटीपी ना हो तो ये रिलैक्सेशन का अमल भी नहीं होता। यानी रिलैक्सेशन के लिए एटीपी का होना जरूरी है, क्योंकि जब ये हेड इसके साथ जुड़ा होता है तो ये हेड उस वक्त तक अलग नहीं होता जब तक इसके साथ एटीपी बाइंड ना हो जाए। अगर एटीपी नहीं है तो ये अलैदा नहीं होगा, और जब ये अलैदा नहीं होगा तो ये इसी तरह कंट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स नहीं हो सकता जब तक एटीपी। और ये एटीपी उस वक्त इसके साथ जब कैल्शियम आना बंद हो जाते हैं तो एटीपी जो होता है यहाँ पर मौजूद एटीपी वो इस हेड के साथ वो बैंड हो जाता है। और जैसा ये हेड के साथ बैंड होता है तो ये हेड जो होता है वो एक्टिन से अलैदा हो जाता है। और इसी तरह जो यहाँ पर जो एक्टिन थे, ये एक्टिन जो थे ये वापस अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। तो इसी तरह एक मसल फिर क्या हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये चूंकि यहाँ पर जो एक्टिन आगे जाते हैं तो जिस तरह स्लाइडिंग का अमल होता है, यही वजह इसको दो साइंटिस्ट जो कि इसने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का नाम दिया गया है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम दिया गया है। यही वजह है कि जब इंसान मरता है तो उस वक्त इसके आज़ा दुरुस्त किए जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद हाँ, जब ये वो मर जाता है तो अगर किसके आज़ा सीधे न हो तो फिर इसको सीधा करना मुश्किल होता है, क्योंकि सीधा करने के लिए अंदर ये कंट्रैक्शन का अमल तो हो जाता है, लेकिन चूंकि रिलैक्सेशन के लिए फिर क्या होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है। और एटीपी जब इंसान मर जाता है तो एटीपी भी वो ख़त्म हो जाते हैं, तो एटीपी अमल नहीं करता। और जब एटीपी अमल नहीं करता तो मायोसिन का हेड अलग नहीं होगा, और जब मायोसिन का हेड अलग नहीं होगा तो फिर ये रिलैक्सेशन का अमल नहीं हो सकता। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।